नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, हम पढ़ने वाले हैं रेलवे सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न और ये सभी प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी टेक्नीशियन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जितने भी अभी साथी जिनका एग्जाम अभी होने वाला है और जिनका भी साथियों का एग्जाम होने वाला है या जिनका एग्जाम हो गया है वो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे होंगे, सभी साथी, तो सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज की क्लास में हम लोग 2020 और 2021 में पूछे गए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और ये सभी जो क्वेश्चन होंगे ये वन लाइनर फॉर्म में होंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं वन लाइनर है, तो आपको कम समय में बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं 1992 से 2023 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले 31 वर्षों का इसमें संपूर्ण हल प्रश्न दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। इनमें आपके भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान, इन सभी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना किसी देरी के। और जितने भी साथी हैं सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आप सभी देख रहे हैं ये स्पीडी की बुक से ही करवाए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन, और ये सभी जितने भी साइंस के प्रश्न हैं आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 28/12/2020 फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम जो हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। 2020 का पहला ही क्वेश्चन है जो आपको पूछा गया था। पृथ्वी पर किस पिंड का द्रव्यमान, मान लीजिए कोई पिंड है, किसी का पिंड का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर कितना होगा। अब ये बताना है। बहुत लोग इसमें क्या करेंगे, ये गलती कर देंगे कि मतलब द्रव्यमान दिया हुआ है और इसको आप 1/6 से भाग दे देंगे, तो ऐसा नहीं होना। यहाँ पे 80 किलोग्राम ही रहेगा। द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। भार चेंज होता है, ठीक है, याद रखिएगा। भार जो होता है ये आपका चेंज हो जाएगा। तो अगर ये पूछता है कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है जैसे 80 किलोग्राम की है और पृथ्वी पर, और उसका भार पूछेगा तो फिर आपको भार वहां पे चेंज हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान हमेशा सेम रहता है। अगला प्रश्न है, पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या है। एसआई यूनिट क्या है पदार्थ की मात्रा का, तो पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट होता है मोल, याद रखिएगा। और 1 मोल बराबर कितना होता है, 6.023 × 10⁻23, ठीक है, ये इतना मोल होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है। तो ध्वनि का संचरण जो है निर्वात में नहीं होता है, अर्थात ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, नहीं चल सकती है, ठीक है। और सबसे अधिक ध्वनि किसमें चलती है, तो सबसे अधिक अगर ध्वनि की बात करेंगे तो ये ठोस में होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सहजीवी संबंध का उदाहरण है। सहजीवी संबंध जो होता है यह लाइकेन में होता है, और लाइकेन की बात करेंगे तो यह प्रदूषण के सूचक होते हैं। जो आपका पॉल्यूशन होता है तो प्रदूषण के सूचक के रूप में किसको जाना जाता है, लाइकेन्स को, ठीक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। बहुत बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में, और याद रखिएगा फिर से आपसे पूछा जाने वाले हैं, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो याद रखेंगे सीपीयू, और इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप सभी को इनके फुल फॉर्म जरूर याद करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है। सेरीकल्चर की बात करेंगे तो सेरीकल्चर रेशम के कीटों के पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर याद रखिएगा, ये सभी पूछे गए प्रश्न हैं। देखिए, हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं कि अपनी तरफ से बोल रहे हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे ये आपको डिसाइड करना है, लेकिन ये पूछे गए प्रश्न है तो आने की प्रबल संभावना है। अगर हम अपने से बोल रहे होते कि ये आएगा या नहीं आएगा, उसमें थोड़ा सा ये रहता है कि ये आयोग पे डिपेंड करता है। लेकिन जो आपका आरआरबी आयोग है, जो आपका आरआरबी है, जो रेलवे भर्ती बोर्ड से क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। आपको एक रेलवे का एग्जाम ले रहे हैं, आईआईटीएंस नहीं बनाना है उन्हें, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 18/12/2020 फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन देख लीजिएगा। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आपको आते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो जरूर रट लीजिएगा। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, टैक्सोनॉमी के जनक कौन है। टैक्सोनॉमी के जनक है कार्ल लिनियस। टैक्सोनॉमी के जनक कौन है, कार्ल लिनियस। अगला प्रश्न है, एनआईयू की फुल फॉर्म क्या है। तो एनआईयू की फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट यह है एनआईयू की फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो सेब की बात करेंगे, सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग है फायर ब्लाइट। अगला प्रश्न है, कौन सी अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है। तो याद रखेंगे अदिश राशि और सदिश राशि, दो प्रकार की राशियां होती हैं, ठीक है। तो यहाँ ऐसी राशियां जिनमें
दिशा नहीं होती है, समझ रहे हैं ना, जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, जिसको व्यक्त करने के लिए, वो होती हैं अदिश राशियां। और ऐसी राशियां जिनमें दिशा की आवश्यकता होती है वो सदिश राशियां कहलाती हैं। याद रखिएगा, अदिश राशियों में आते हैं चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन। इनमें कोई भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। मान लीजिए वेग, वेग की बात करेंगे तो वेग आपका क्या हो जाएगा, वेग जो है एक मतलब वेग की एक सही दिशा होती है, ठीक है, एक निश्चित दिशा पर। बल एक निश्चित दिशा पर लगता है, तो वेग, बल ये सभी क्या है, सदिश राशियां हो जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस नियमानुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे नियत ताप की बात की जा रही है, तो नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यह बॉयल के नियम के अनुसार। ठीक है, याद रखिएगा। वायु प्रदूषण का संकेतक क्या है, लाइकेन। देखिए 2020 में आपका पहले भी पूछा गया है और दोबारा फिर से पूछ लिया गया है। लाइकेन का सूचक, लाइकेन किसका सूचक है, तो यह प्रदूषण का सूचक है। ठीक है, लाइकेन से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 29/12/2020 फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था। HTTP की फुल फॉर्म क्या है, देखिए ये सभी जितने भी फुल फॉर्म है ये कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म पूछेंगे। याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप मुझे MRI की फुल फॉर्म लिख करके बताइएगा। सभी साथी MRI की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए अगर आपको तैयारी करना है तो आप जितने भी हम एक तरह से वर्क दी जरूर देखते देखते आप क्या करना है, सारी जितनी भी फुल फॉर्म है, जितने भी क्वेश्चन है उनको जरूर लिखते जाइएगा। ATP की फुल फॉर्म क्या है, ATP की फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म है ATP का। ठीक है, और शरीर में जो ऊर्जा है ना, यह ATP के रूप में स्थित होती है, यह ATP के रूप में आपके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, पित्त रस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है, तो याद रखिएगा जो पित्त रस होता है यह लीवर से स्रावित होता है, लीवर से हमें निकलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है। थुम्बा, तो थुम्बा की बात करेंगे तो यह क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब है, इसलिए यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला है, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 29/12/2020 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। यहाँ पे मैं आपको सारे रक्त समूह के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, AB+। जो AB पॉजिटिव होता है यह सर्वग्राही होता है, अर्थात कहने का मतलब कि ये A से भी ले सकता है, ये B ग्रुप से भी ले सकता है, O ग्रुप से भी ले सकता है और AB ग्रुप से भी ले सकता है, सभी से ये ग्रहण कर सकता है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि सर्वदाता, सर्वदाता कौन है, तो सर्वदाता है आपका O। O जो ब्लड ग्रुप होता है यह किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। ठीक है, और मान लीजिए कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है पिछले एग्जाम्स में कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो मरीज, मान लीजिए ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ है किसी व्यक्ति का और वो तुरंत जाकर के उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, और हमें उस मतलब उसकी कंडीशन इतनी खराब है और उसको रक्त की मतलब आवश्यकता है, अर्थात ब्लड की आवश्यकता है, तो हम उसे तुरंत किस प्रकार का ब्लड देंगे, तो उसे सबसे पहले O ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ाया जाता है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है किसी एक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को किस मतलब बिना जांच किए कौन सा ब्लड चढ़ाया जाता है, तो उसे O ग्रुप का ब्लड चढ़ाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो प्रथम सुपर कंप्यूटर था भारत का परम 8000। परम 8000 भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं रेलवे सामान्य विज्ञान के प्रश्न है, और अगला प्रश्न है, मानव शरीर का पीएच रेंज या पीएच मान क्या होता है। याद रखिएगा, मानव शरीर का जो पीएच मान है ये 7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है। ठीक है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, बहुत बार पूछा गया है, और ये 2.4 नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.4। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है बताइएगा सभी साथी, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, विटामिन B1, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है, याद रखेंगे। अगला है पाइथन। पाइथन क्या है, यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और पाइथन का यूज कहाँ होता है, तो इसका उपयोग जो है कंप्यूटर में करते हैं, कंप्यूटर में कोडिंग और प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, कोडिंग और प्रोग्रामिंग के लिए पाइथन लैंग्वेज, ये पाइथन का प्रयोग किया जाता है, यह एक प्रकार की लैंग्वेज है, भाषा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइट वर्ग का पौधा कौन सा है। आपसे ये क्वेश्चन ऐसे बहुत पूछे जाएंगे, ब्रायोफाइटा, ट्राइडोफाइटा और हेलोफाइटा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखेंगे। ब्रायोफाइट वर्ग का जो पौधा है
मार्केंसिया और लीवरवर्ट, ये दोनों ब्रायोफाइट वर्ग के पौधे हैं। अगला क्वेश्चन है, चूने के पानी का सूत्र क्या है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि चूने का जो पानी होता है इसका सूत्र क्या होता है, तो CaOH का ट्वाइज, CaOH का ट्वाइज। यह क्या होता है, यह बुझा हुआ चूना होता है, याद रखिएगा। अगर पूछ ले कि बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना का भी फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होगा CaOH का ट्वाइज। ठीक है, चूने के पानी का सूत्र CaOH का ट्वाइज। और बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, Ca। ठीक है, अगला प्रश्न है, RRB NTPC परीक्षा 30/12/2020 फर्स्ट शिफ्ट को पूछा गया क्वेश्चन है। प्रश्न आपका रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये बताना है कि रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा क्या नहीं है। तो यह बड़ी आंत, बड़ी आंत जो होती है ये रक्त परिसंचरण तंत्र में हिस्सा नहीं लेती है, तो ये आपका बड़ी आंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, यह इसकी खोज करने वाले थे विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी, याद रखिएगा, विलियम हार्वे। अगला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, तो बिग बैंग थियरी है, बिग बैंग सिद्धांत देने वाले थे जॉर्ज लेमेंथियर। जॉर्ज लेमेंथियर जो थे इन्होंने बिग बैंग थियरी को दिया था। अगला प्रश्न है, कौन सी उपधातु है, इसमें बताना है उपधातु कौन सी है। ठीक है, और कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा कि ऐसी कौन सी धातु है जो अर्धचालक होती हैं। ठीक है, तो अर्धचालक में और या तो उपधातु बोले तो ये हो जाएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन का मतलब पीएच जो होता है, सॉरी, सिलिकॉन का जो इंडिकेटर होता है या प्रतीक होता है ये SI होता है, और जर्मेनियम का ZR होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन किसका बहुलक होता है, तो पॉलीथीन की बात करेंगे, यह एथिलीन का बहुलक होता है। पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि पॉलीथीन किससे बनता है, तो यह एथिलीन से बनाया जाता है पॉलीथीन। ठीक है, अगला प्रश्न है, मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, मायोपिया। ठीक है, मायोपिया जो होता है तो यह निकट दृष्टि दोष जब हो जाता है तब इसका उपचार में उपयोग में लाया जाता है, और इसके उपचार में अवतल का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस। ठीक है, और अवतल लेंस कैसा लेंस होता है, यह अपसारी लेंस होता है। एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी। देखिए ऐसा होगा, अवतल लेंस आपका ऐसा होगा, इधर पालिश रहेगा। ठीक है, और ये जो किरणें होगी तो जैसे ही किरणें फोकस पर आएंगे तो फिर ये क्या करेगा, फैला देगा। इसी को बोलते हैं अपसारी लेंस। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। ठीक है, ये आपका फोकस मूल बिंदु है। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे फोकस है तो जैसे आपके ऑब्जेक्ट से किरणें आएंगे तो ये उनको फैला देता है, इसी को बोलते हैं अवतल लेंस। और अवतल लेंस में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, जबकि पास की वस्तु बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, 1 KB में कितने बाइट होते हैं, ये बताना है आपको। 1 KB में कितने बाइट होते हैं, तो 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ ले कि 1 MB में कितने KB होते हैं, या 1 मेगाबाइट में कितने KB होते हैं, किलोबाइट, तो याद रखेंगे अब फिर ये हो जाएगा आपका 1024 किलोबाइट। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मेरुरज्जु किससे जुड़ा है, जो मेरुरज्जु होता है ये किससे जुड़ा हुआ होता है, यह ब्रेन से जुड़ा होता है मेरुरज्जु। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की खोज किसने की, यह रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। अगला प्रश्न है, कौन एनीमिलिया वर्ग से संबंधित है, तो यह क्यूलेक्स मच्छर जो होता है यह एनीमिलिया वर्ग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चूने का पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है, यह चूने का जो पानी होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 गैस होती है, इसको अगर प्रवाहित करेंगे तो यह दूधिया हो जाता है। अगला प्रश्न है, बरगद जो बनियान का पेड़ होता है, यह बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये बताना है। बरगद का वैज्ञानिक नाम होता है फिकस बेंगालेसिस। फिकस बेंगालेसिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। अगला प्रश्न है, बल की इकाई है, बल की इकाई सभी जानते हैं, बल की इकाई होती है न्यूटन, बल की इकाई न्यूटन होती है। ठीक है, और बल बराबर क्या होता है, अगर आपसे पूछ ले तो बल का मात्रक होता है, बल को हम F से डिनोट करते हैं, और बल का मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण, m × a, F बराबर ma। अगर आपसे पूछ ले तो ये भी आपको याद रखना है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल की विमा क्या हो जाएगी,
तो बल की बीमा हो जाएगी MLT-2, MLT-2, ये बल की बीमा हो जाएगी, ये भी आप याद रखिएगा। मीथेन का सूत्र होता है, तो मीथेन का सूत्र होता है CH4, और यह एल्केन श्रेणी का सूत्र, यह एल्केन का होता है, ठीक है, मतलब एल्केन श्रेणी से संबंधित है मीथेन, ठीक है, और इसको जो है C बॉन्ड C मतलब सिंगल बॉन्ड में जुड़े होते हैं मीथेन, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और इसका फॉर्मूला की बात करेंगे तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपसे निकालने को आ जाए कि जैसे 4 कार्बन के मीथेन को क्या, 4 कार्बन के एल्केन को क्या कहेंगे, यहाँ पे n की जगह 4 रखना है, तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा इस फॉर्मूले से, CnH2n+2, यहाँ पे +2 है, ठीक है। अगला प्रश्न है URL की फुल फॉर्म क्या है, URL, तो URL की बात करेंगे तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म होता है URL का। अगला क्वेश्चन है हेपेटाइटिस रोग, जो हेपेटाइटिस रोग है यह किससे संबंधित होता है, तो हेपेटाइटिस रोग जो है यह विषाणु से संबंधित होता है, वायरस से संबंधित होता है हेपेटाइटिस रोग, ठीक है। तो साथियों अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं RRB NTPC परीक्षा 4/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न, तो आपके 2020 में पूछे गए प्रश्न खत्म हो गए, अब हम लोग 2021 में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। विषाणु वायरस जनित रोग कौन सा है, विषाणु वायरस जनित रोग कौन सा है, तो यह है चेचक आपका विषाणु वायरस जनित रोग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और चेचक की खोज किसने की थी, ये भी आप बताइएगा। चेचक की खोज की सबसे पहले किसने की, एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न है सूर्य की चमकीला सतह को क्या कहा जाता है, जो सूर्य का चमकीला वाला सतह होता है उसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फोटोस्फीयर, इसे बोलते हैं फोटोस्फीयर। अगला प्रश्न है प्रकाश का अपवर्तन किससे टकराने से होता है, जो प्रकाश होता है प्रकाश का अपवर्तन किससे टकराने से होता है, यह ऑप्टिकल डेंसिटी, प्रकाशीय घनत्व से टकराने से इसका अपवर्तन हो जाता है। अगला प्रश्न है छोटी आंत में अंगुली नुमा संरचना क्या कहलाती है, जो छोटी आंत होती है उसमें अंगुली नुमा जो संरचना होती है उनको क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं अंकुर यानी कि विली, ये कहलाती है विली। अगला प्रश्न है किस उपकरण की सहायता से पेड़ पौधों की वृद्धि की गणना की जाती है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी वृद्धि की गणना किसके सहायता से की जाती है, तो याद रखेंगे उसे बोलते हैं ऑक्सैनोमीटर, ऑक्सैनोमीटर की सहायता से पेड़ पौधों की जो वृद्धि होती है उसकी गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका ऑक्सीजन का संयोजन या बंधन किसके साथ अधिक होता है, तो सबसे अधिक आप देखेंगे तो ऑक्सीजन को जो संयोजन है यह बंधन इसे बोलते हैं, यह हीमोग्लोबिन के साथ होता है, और हीमोग्लोबिन को HB से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा HP। प्रश्न है आपका किस कंप्यूटर पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, जो वैक्यूम ट्यूब होती है इसका प्रयोग किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में, जो भी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे इनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। सेकंड जो जनरेशन थी उसमें कैथोड रेज का प्रयोग किया गया था, थर्ड में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, इस तरह आपको याद रखना है। RRB NTPC परीक्षा 4/1/2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है आपका गोलीय दर्पण के सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं, जो गोलीय दर्पण होता है इसके सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं, ये होता है ध्रुव, इसे पोल कहते हैं यानी कि ध्रुव। अगला प्रश्न है लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं, लैक्टिक अम्ल जो होता है इसमें टोटल 3 कार्बन होते हैं, याद रखिएगा लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन होते हैं। अगला प्रश्न है उबंटू क्या है, तो उबंटू की बात करेंगे तो उबंटू एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा उबंटू क्या है, उबंटू एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, आपने सभी नाम सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और एक हो जाता है आपका जैसे आपका नॉर्मल सबसे ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट यूज होता है, उबंटू भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एक मैक होता है, मैक बुक में कौन सा होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जो आपका एप्पल का जो लैपटॉप, एप्पल के जो PC होते हैं उनमें जो है एप्पल अपना खुद का यूज करता है, तो उसके लिए बताइएगा क्या होता है। अगला प्रश्न है अजैविक घटक के उदाहरण है, तो अजैविक जो घटक होते हैं इसके उदाहरण होते हैं सूर्य का प्रकाश, वर्षण और तापमान, ये सभी अजैविक घटक के उदाहरण है। अगला प्रश्न है इंटेल i9 क्या है, तो इंटेल i9 एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर होता है, याद रखिएगा
इंटेल में कई टाइप के प्रोसेसर होते हैं, जैसे आपका i3 हो गया, i5 हो गया, i7 हो गया, i9 हो गया, ये सभी क्या है, माइक्रो प्रोसेसर के प्रकार है। प्रश्न है आपका, फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? यह उभयलिंगी पुष्प होता है फूल गोभी। अगला प्रश्न है, ASCII की फुल फॉर्म क्या है? तो ASCII की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, जल का हिमांक बिंदु केल्विन में है, तो जल का जो हिमांक बिंदु होता है यह 273.15 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है इसको जड़त्व का नियम कहा जाता है। अगला है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे अगर अम्लों वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। याद रखिएगा, फॉर्मिक एसिड, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। और बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो याद रखेंगे, बिच्छू के डंक में मेथेनोइक एसिड पाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है? वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक हैं जॉब हॉडसन। ये 1994 में इन्होंने इसकी खोज की थी, याद रखिएगा। जॉब हॉडसन वायरलेस टेक्नोलॉजी के आविष्कारक हैं। अगला प्रश्न है, वसा ऊतक है, तो वसा की बात करेंगे तो यह शरीर की चर्बी का ऊतक होता है वसा। अगला है, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन क्या कहलाता है? तो इसे बोलते हैं ई कॉमर्स। अभी आजकल तो बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, फेसबुक, आपका फ्लिपकार्ट हो गया और मीशो, अमेजॉन, ये सभी क्या है, ई कॉमर्स कंपनियां हैं और ये इंटरनेट के माध्यम से अपना व्यापार संचालित करती हैं। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 5/1/2021 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है आपका, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और आर्गन में अक्रिय गैस कौन सी है? तो याद रखेंगे, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और आर्गन में सबसे अक्रिय गैस की बात करेंगे तो ये हो जाएगी आर्गन। आर्गन आपकी अक्रिय गैस होती है, ठीक है। और सबसे क्रियाशील गैस कौन सी है? तो वो आपकी फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे पौधे क्या कहे जाएंगे? स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। और जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं उन्हें परपोषी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, उन्हें परपोषी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? तो न्यूरॉन जो होते हैं आपके, न्यूरॉन में डेंड्रॉइड्स जो होते हैं, डेंड्रॉइड्स ये आपके जानकारी प्राप्त करते हैं, डेंड्रॉइड्स। अगला प्रश्न है, अमाशय या पेट को अम्लता से रक्षा कौन करता है? जो अमाशय होता है आपका, अमाशय में आपका अम्ल बनता है HCl, और HCl जो अम्ल है इससे रक्षा कौन करता है? तो यह है म्यूकस जो आपका म्यूकस नामक जो पदार्थ होता है यह उससे रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया? तो यह जेम्स आर्थर गोसलिंग, इन्होंने इसका आविष्कार किया। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 8/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है आपका, कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है? मान लीजिए कोई अभिक्रिया है और उसका अगर कितने सेंटीग्रेड तक उसका तापमान बढ़ा दिया जाए कि उसका जो वेग है वो दोगुना हो जाए? 10 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, जड़ से पत्तियों में जल को कौन सा ऊतक ले जाता है? तो जड़ से पत्तियों तक, अब जड़ से पत्तियों तक क्या जाता है? तो जड़ से पत्तियों में जल को पहुंचने में कौन मदद करता है? जाइलम ऊतक ले जाता है, याद रखिएगा। भोजन के पाचन में सहायक है, भोजन के पाचन में लार ग्रंथियां सहायक होती हैं, याद रखिएगा, भोजन के पाचन में लार ग्रंथियां सहायक होती हैं। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, मुख से शुरू होता है, भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, इन तीनों को क्या कहते हैं? यह तीनों क्या है? मापक यंत्र है, याद रखिएगा, मापक यंत्र है, तीनों मापक यंत्र है, ठीक है। बैरोमीटर आपका दाब मापता है, अल्टीमीटर की बात करेंगे तो यह है आपका जो अल्टीमीटर होता है ये आपका समुद्रों की गहराई मापता है, और थर्मोमीटर ये प्रकाश जो आपका तापमान होता है, टेम्परेचर मापता है, थर्मोमीटर, ठीक है।
अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है, कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है बाइनरी भाग, जो बाइनरी लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज में कौन कौन से डिजिट होते हैं, 0 और 1, दो ही डिजिट होते हैं इसमें, 0 और 1, और कंप्यूटर में डाटा जो है यह बाइनरी भाषा में ही ग्रहण किया जाता है। अगला प्रश्न है, कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं, तो कार्बन के आपके अपरूप हो जाते हैं हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट। और हीरा की बात करेंगे तो हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ होता है और हीरा ही जो है आपका कार्बन का शुद्धतम रूप हो जाता है। अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कि कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका हीरा। 287 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो 287 की बात करेंगे तो यह आपको इन्हें ऐड करना है। सबसे पहले 8 2 10 7 17 और जिसका परमाणु क्रमांक 17, जिसका आपका एटॉमिक नंबर की बात करें, एटॉमिक नंबर किसका 17 होता है, तो एटॉमिक नंबर 17 होता है क्लोरीन का, तो क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, याद रखिएगा। और क्लोरीन का जो परमाणु भार कितना होता है, तो याद रखेंगे 35.5 इसका परमाणु भार होता है, ये भी आप याद रखिएगा। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 8/1/2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है आपका, धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है, तो धन आवेशित जो आयन होते हैं इनको कहा जाता है कैट आयन, C+, ठीक है, याद रखेंगे। मतलब जो कैट आयन होते हैं ना, इन्हें C+ या कैट आयन याद रखिएगा आपको, ये धनावेशित आयन होते हैं, ठीक है। C+ मतलब होता है कैथोड आयन, एक तरह से ये भी याद रखिएगा, कैथोड में क्या होता है, प्लस आयन होता है और एनोड में माइनस आयन होता है, इसलिए C लिखा है। अगला प्रश्न है, ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं, ओजोन, तो ओजोन आपने ओजोन का फॉर्मूला देखा होगा O3, ठीक है। तो इसमें कितने ऑक्सीजन के अणु हैं ये बताना है, तो इसमें 3 ऑक्सीजन के अणु होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, किसी कोशिका का 2 भागों में विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई कोशिका है, उसको 2 भागों में विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण होगा, तो वह द्विखंडन कहलाता है, ठीक है। मान लीजिए 2 कोशिकाएं हैं AB प्लस BC, ठीक है, मान लीजिए ये 2 कोशिकाएं हैं और ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलकर के क्या बना सकती हैं, AC प्लस B² बनाएंगी, तो ये द्विखंडन हो गया, मतलब ये अलग अलग उत्पाद बना रही हैं, इस तरह से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रबर के बल्कनाइजेशन में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है, जो रबर होती है, रबर के बल्कनाइजेशन में सल्फर प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। और एक चीज और बता दें, आपने जैसे जो रबड़ होता है, रबड़ को अगर मजबूत बनाना है, रबड़ को मजबूत बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, रबड़ को मजबूत बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है। और बल्कनाइजेशन में सल्फर का प्रयोग किया जाता है। नोबेल गैस है, नोबेल गैस किसे कहते हैं, तो ऐसी गैसें जो अक्रिय गैसें होती हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये आपकी नोबेल गैसें होती हैं। आरआरबी एनटीपीसी 9/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है, तो खाद्य स्तर पर तृतीय की बात की जा रही है, तो द्वितीय उपभोक्ता, इसमें तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है, ये द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी। इसमें खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है, तो याद रखिएगा यह आपका मांसाहारी होता है, याद रखिएगा। और ये पोषण स्तर की बात की जा रही है, तो यह द्वितीय उपभोक्ता होगा। प्रथम उपभोक्ता में कौन आते हैं, देखिए सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले आपका उत्पादक होता है, उत्पादक, फिर प्रथम उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, तो तृतीय स्तर पर द्वितीय उपभोक्ता आएगा और ये होगा मांसाहारी। चतुर्थ स्तर होता है, उसमें मांसाहारी प्लस शाकाहारी दोनों आ जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का त्रिचरण नाभिकीय कार्यक्रम के जनक कौन है, तो त्रिचरण जो तीसरे चरण का नाभिकीय कार्यक्रम है, इसके जनक कहे जाते हैं होमी जहांगीर भाभा, इन्हीं को HJ भाभा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, HJ भाभा के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, तो ये है विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ISP का फुल फॉर्म क्या है, ISP, तो याद रखेंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट प्रश्न है, डेंगू वैक्सिया वैक्सीन किस बीमारी के उपचार में प्रयुक्त होती है, तो डेंगू वैक्सिया आपके डेंगू के बीमारी के उपचार में प्रयुक्त होती है। और डेंगू की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाए, डेंगू की बीमारी में हमें
शरीर में क्या किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स। डेंगू की बीमारी में प्लेटलेट्स, जो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं, इसकी संख्या में कमी आ जाती है, याद रखिएगा, प्लेटलेट्स में कमी आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे नजदीक गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे नजदीक गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, याद रखिएगा। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 9/1/2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो घरेलू मक्खी जो होती है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है मस्का डोमेस्टिका। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका। ठीक है। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक कौन है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक हैं जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी एआई के संस्थापक हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई ये हो जाती है आपकी कोशिका। जो सेल होती है यह आपकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मानी जाती है। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट में कितने डिफॉल्ट सीट होती हैं? तो एमएस एक्सेल की जो स्प्रेडशीट है उसमें डिफॉल्ट में 3 सीट होती हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है आपका 28 फरवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन मुक्त करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात की जा रही है, तो इसको शीतलक, रेफ्रिजरेटर, यानी कि शीतलक में कौन कौन से आते हैं? रेफ्रिजरेटर और एसी, इनसे सीएफसी गैस मुक्त होती है। इसलिए अब जो है जितने भी अब फ्रिज हैं और एसी हैं, इनमें सीएफसी गैस आना बंद हो गया है। कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? अगर संक्रामक रोग कौन सा नहीं है तो ये बीपी, आपका बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कोई भी संक्रामक रोग नहीं है। ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 1/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। 1 जनवरी को ही ये क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। सूर्य के प्रकाश, जो आपका सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में शुरुआती और अंतिम कलर कौन सा है? जो सूर्य का प्रकाश है इसके स्पेक्ट्रम में शुरुआती और अंतिम, जैसे मान लीजिए ये कोई प्रिज्म है, ठीक है, ये कोई प्रिज्म है और यहाँ से आपका सूर्य का प्रकाश यहाँ से इंटर करेगा, ठीक है। इसमें तो यह विक्षेपण के द्वारा, विक्षेपण से आपका जो है 7 कलर में विभक्त हो जाएगा। तो सबसे पहले कलर क्या हो जाएगा? वी, और सबसे अंतिम आर, VIB, विव ग्योर इसी को बोलते हैं, VIBGYOR, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको वैगनी और लाल। सबसे पहले सबसे नीचे होता है वी और लास्ट में होता है ऊपर देखेंगे तो विव ग्योर। यहाँ पे 7 कलर में विभक्त हो जाता है आपका सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, बहुत उच्च तापमान किससे मापा जाता है? तो अगर बहुत ज्यादा तापमान है तो इसको पायरोमीटर से मापा जाता है, पायरोमीटर। बीपी के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या है? तो बीपी का जो नियंत्रण के लिए सर्पगंधा, इसके लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन मानी जाती है। अगला प्रश्न है, एक एंटीवायरस है, तो यहाँ पे नॉर्टन, जो नॉर्टन है यह आपका एक एंटीवायरस होता है। ग्लूकोज किसमें विखंडित होता है? ग्लूकोज की बात करेंगे, यह किसमें विखंडित होता है? तो यह पाइरुवेट अणु में विभक्त होता है ग्लूकोज, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, दूरसंचार से संबंधित ADSL की फुल फॉर्म क्या है? ADSL, तो ADSL का फुल फॉर्म होता है असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 11/1/2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। अम्ल और क्षार में एक समानता क्या है? तो अम्ल और क्षार में एक समानता होती है, दोनों जल के विलयन में आयन उत्पन्न करते हैं, याद रखिएगा। जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो यह उदासीन विलयन, इसी को उदासीनीकरण अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें आपका जल के आयन, यानी कि दोनों जल के विलयन में आयन उत्पन्न करते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लिटमस किन पौधे से निकाला जाता है? तो लिटमस की बात करेंगे तो यह लाइकेन से निकाला जाता है। आपने देखा होगा लाल लिटमस, नीला लिटमस, तो ये सभी लाइकेन के पौधे से निकाले जाते हैं। अगला प्रश्न है, गति के एक नियम किसने दिए थे? तो आप सभी जानते हैं गति के नियम न्यूटन ने दिए, और कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, जो किसान सिर्फ सब्जी उगाते हैं किस प्रकार की खेती करते हैं? तो जो किसान सिर्फ और सिर्फ सब्जी उगाते हैं उसे कहते हैं ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर का संबंध सब्जी उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, कौन सी अस्थायी मेमोरी कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर को हाई स्पीड डेटा एक्सेस प्रदान करती है, जो कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर के कार्य करने के लिए आवश्यक होती है? इसे बोलते हैं कैच मेमोरी या कैश मेमोरी। आपने अपने मोबाइल्स में भी देखी होगी,
CH ऐसे कैच मेमोरी करके आपके हर एक ऐप में आ जाती है। इसी को बोलते हैं, ये कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर को कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल कितने ऊर्ध्वाधर होते हैं, कॉलम होते हैं? 7, सॉरी 18। तो ऊर्ध्वाधर कॉलम कितने होते हैं? 18। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? ये आपके आरआरबी एनटीपीसी 12/1/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसके लिए CO2 गैस सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस आवश्यक होती है। और इसके बाद कौन सी गैस बनती है? तो आप सभी जानते हैं, ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है इससे। अगला प्रश्न है, राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? तो राइबोसोम की बात करेंगे तो यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? तो कोबोल का फुल फॉर्म, यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा है, फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है। तो कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और यह एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कोबोल। अगला क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? तारों का टिमटिमाना यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, जो आपका प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है या प्रकाश का अपवर्तन होता है, उसी के कारण तारे जो होते हैं आपके टिमटिमाते हैं। और साथियों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आज की क्लास? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को सभी साथी जितने भी जुड़े हुए हैं, जितने भी देख रहे हैं, एक बार लाइक कर दीजिएगा। और सभी मित्र अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। क्लास अगर पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आना चाहिए। अगर नेक्स्ट पार्ट लेकर के आना चाहिए तो सभी साथी एस और नो जरूर लिखिएगा। ठीक है, और आप लोगों का प्यार और आप लोगों का जो सहयोग है बहुत अच्छा है। और सभी साथी जितने भी हैं तो अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? कितने लोगों का एग्जाम हो चुका है? कितने लोगों का भी एग्जाम टेक्नीशियन का होने वाला है, या आगे जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए आप देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस जो आपका PDF है, PDF के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, PDF के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सभी साथी जितने भी हैं टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाती है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन